What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टडलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। अभी कुछ दिनों पहले एक फैमिली मेंबर से मैं बात कर रहा था, तो उनके द्वारा अपनी कई सारी प्रॉब्लम बताई गई। उसमें उनके द्वारा कुछ ऐसी चीजें बताई गई जो मुझे लगता है कि हर एक इंसान के साथ में कभी ना कभी होती हैं। उन्होंने बताया कि उनकी जो लाइफ है उनके ऊपर काफी बड़ा कर्जा आ चुका है और आज के डेट में अगर वो किससे हेल्प मांग रहे हैं तो उनकी कोई हेल्प करने के लिए भी तैयार नहीं है। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा मुझे यहां पर यह लगा कि उनके द्वारा कुछ ऐसे लोग थे जिनकी हेल्प काफी लार्ज स्केल पर की गई थी जब उनकी कंडीशन सही थी, और वो जो हेल्प उनके द्वारा की गई थी, अब अगर इनको हेल्प की जरूरत है तो वो लोग भी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है। आप लोग बोल सकते हैं कि एक तरीके से एहसान फरामोश हो गए हैं। तो इसलिए हमेशा आप लोग इन चीजों को सहने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि इंसान जो है वो आप लोगों की फितरत को देखकर चेंज होता रहता है। अगर आज के दिन में आप लोगों की कंडीशन सही है, आप लोगों के पास में सारी सुख सुविधाएं हैं, हर एक इंसान आप लोगों के पीछे नजर आएगा खड़ा हुआ। पर लेकिन अगर आप लोगों को दिखेगा कि उसको दिखेगा कि आप लोगों की कंडीशन सही नहीं है, कोई लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, लाइफ में कर्जा है, तो ऐसे ऐसे इंसान भी आप लोगों से दूर हो जाएंगे जिनके बारे में अभी आप लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। यानी कि गिरगिट की तरीके से रंग बदल लेता है इंसान जरा सी देर में। तो इसलिए हमेशा आप लोग अपने आप को इस पोजीशन में रखिए कि कभी भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि अपनी कमजोर जो साइड है वो कभी बाहर के इंसान को मत दिखाए। ये सारी चीजें एक ऐसे इंसान के साथ में शेयर करें जो आप लोगों को लगता है कि 110% कुछ भी हो जाए ये इंसान हमेशा मेरे साथ खड़ा मिलेगा, तो एक ऐसे इंसान के साथ में बस शेयर करनी है। हर एक इंसान को अपने ट्रस्ट के दायरे में मत लाओ कि हाँ हर एक इंसान को इतना आप लोग उसके ऊपर न्योछावर कर दो कि अपनी सारी चीजें उसके सामने खोल के रख दी। तो इनकी जो चीजें सुनने के बाद में मुझे ऐसा ही लगा कि एक तरीके से इंसान जो है ना जब किसी कंडीशन में होता है तो इमोशनल होता है, ठीक है। तो वो इमोशनल जिस टाइम पर होता है तो क्या होता है, सामने वाले को कोशिश करता है कि यार कुछ हेल्प करेगा, पर लेकिन गलत चीजें वहां पर आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इसीलिए बोला जाता है कि मौसम और इंसान कब बदल जाए इसका भरोसा नहीं है, तो हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो हमेशा अपने आप को इस पोजीशन में रखो कि सामने वाला कोई भी कंडीशन बुरी क्रिएट क्यों ना करे, आप लोग उसको संभाल सको। और ये तभी होगा जब आप लोगों का माइंड जो है वो बैलेंस रहता होगा। तो ये मुझे लगा कि आप लोगों के साथ में थोड़ी सी बातें शेयर करनी चाहिए। आई होप कि आप लोग कुछ ना कुछ नया सीखने से इससे जरूर मिलेगा। इसी के साथ में कल आप लोगों का टेस्ट था, यहाँ पर जो टेस्ट था कई सारे बच्चों के द्वारा अटेम्प्ट किया गया। इसी तरीके से आप लोगों को अटेम्प्ट करते रहना है। टोटल 200 क्वेश्चन, 200 नंबर थे, 100 क्वेश्चन थे, तो अपना स्कोर जरूर लिखा कीजिए। अटेम्प्ट तो किया जाता है काफी बच्चों के द्वारा, पर लेकिन स्कोर नहीं लिखते आप लोग, तो वो चीज अच्छी नहीं है। स्कोर जरूर लिखे ताकि मुझे भी एक आइडिया लगता रहे कि हाँ कोई कहां पर क्या क्या चीजें हैं, कहां पर क्या क्या प्रॉब्लम है, जिससे कि चीजों को थोड़ा सुधारा जा सके, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। इसी के साथ में मेरी कल बात हुई यहाँ पर जो हमारे फैमिली मेंबर थे, जैसा मैंने आप लोगों को बताया भी था इनके बारे में। सुनील कुमार है यहाँ पर 93 रैंक आई है इनकी जो अभी यूपी पीसीएस का जो रिजल्ट आया था उसके अंदर में। तो इनसे बात हुई है तो इन्होंने बोला है कि आप लोगों के लिए एक स्ट्रेटजी लेकर आएंगे, कैसे कैसे प्रिपरेशन की, कैसे कैसे चीजें की, वो सारी सिचुएशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो आई होप कि जल्दी ही आप लोगों को वीडियो देखने को मिलेगी। अगर इनके द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है तो जल्दी ही आप लोगों तक मैं वो पहुंचाऊंगा। पर लेकिन कई सारे बच्चे एक बात और पूछ रहे हैं कि सर आपने यूपीएससी की कोई वीडियो क्यों नहीं डाली। देखिए आप लोगों को एक छोटा सा एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहूंगा, हालांकि मेरा मन नहीं था ये शेयर करने का, पर लेकिन मैं आप लोगों को शेयर करता हूं। आज की डेट में होता क्या है, हर एक बंदा कुछ ना कुछ अपना जो चैनल चला रहा है उस पर कोई ना कोई चीजें पेड कर रहा है, ठीक है, कुछ ना कुछ वहां पर बेच रहा है। तो कंडीशन क्या होती है, वो जब किसी चीज को बेचता है तो वहां पर जब भी कोई कोर्स वगैरह तो उनके रजिस्ट्रेशन वगैरह कराते हैं तो उसको कई सारे रजिस्ट्रेशन मिल जाते हैं। तो इंसान क्या होता है आज की डेट में, ये एक चीज की जो अंडर जो वो नहीं कहते बैकग्राउंड की जो चीजें हैं वहां पर काफी लार्ज स्केल पर पेड हो चुकी हैं। जैसे मैं बताता हूं, लास्ट ईयर भी कई सारे बच्चों के सिलेक्शन हुए, उन्होंने बोला सर आपने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है, ये मतलब कई सारी बातें बोली, मैसेज किया मुझे। तो मैंने बोला यार बच्चों को थोड़ा गाइड करने के लिए आपको कुछ बनाना है क्या, तो उन्होंने बोला कि हाँ सर बिल्कुल बनाएंगे। उसके बाद में क्या दिखा कि अगले ही दिन वो दूसरे प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए और फिर मुझे बोल रहे हैं कि हमने कहीं कोचिंग नहीं की, दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाकर बोल रहे हैं कि हमने आपके कोर्स से ही पढ़ा है। अगर कोई किसी को जाकर इस तरीके से बोला ना आपके कोर्स से पढ़ा है, तो इसका मतलब यह है कि सामने वाले ने उसको पैसे दे दिए कि हाँ मेरे बारे में बोलो तुम जाकर। और फिर ऐसे बंदे को मैं अपने चैनल पे लेकर आऊं अपने परिवार के सामने, जिसको मैं हमेशा बोलता हूं कि आप लोग बिना कोचिंग के भी तैयारी कर एग्जाम निकाल सकते हैं, तो वहां पर एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी देखने को मिली। एक बंदा था असिस्टेंट कमांडेंट का, एक बंदा मतलब कई सारे बंदे थे। यूपी जो एक बंदा था यूपीएससी का भी था, उसकी जो रैंक थी मुझे लग रहा है कि ऐसी थी 350 के हेरफेर में। तो मतलब एग्जैक्ट रैंक नहीं बता रहा हूं मैं आप लोगों को, फिर आप लोगों को पता चल जाएगा मैं किनके बारे में बात कर रहा हूं। तो बहुत सारे ऐसे बंदे आज के दिन में करते क्या है, ये उन प्लेटफॉर्म पर जाकर इंटरव्यू वगैरह या अपनी स्ट्रेटजी बताते हैं जहां पर उनको लगता है कि मतलब एक तरीके से एक तो रिवेन्यू का रीजन रहता है काफी बड़ा, और दूसरी कंडीशन ये भी रहती है कि एक तरीके से मतलब समझ रहे हैं ना कि एक रिकग्निशन जो जिस तरीके से मिलना चाहिए, ठीक है, मतलब
मतलब वो भी एक बहुत बड़ा फंडा रहता है, अपना अपना एक सबका नजरिया होता है चीजों को देखने का। मैं चाहता हूं कि अगर कोई यहां पर आकर बातें बताए अपनी, तो मतलब वो दिल से बातें बताए कि हाँ ये चीजें एग्जैक्टली की हैं। कई सारे बच्चे छिपाते हैं, जैसे मैंने आप लोगों के सामने अगर कोई स्टडी शेयर करूं तो मतलब ऐसे भी है कि कोचिंग कर रहे हैं, मुझे कहते हैं कि कोचिंग नहीं की है सर, फिर बाद में पता चलता है कहीं और जाके बोल रहे हैं कोचिंग भी की है। तो ये चीजें फिर अंदर से हट करती है। मैंने कहा यार झूठ बोला ओनली बस इंटरव्यू देने के लिए, ओनली बस अपने आप को जनता के सामने लाने के लिए, ताकि उसको लोग थोड़ा जान सकें। तो इसीलिए मैं मैक्सिमम लोगों को मना कर देता हूं। फिर कई, और अब की बार मैंने बहुत सारे लोगों की तो चीजें भी शेयर नहीं की हैं। तो रीजन यही रहता है कि फिर पहले कुछ और बोलते हैं, बाद में कुछ और दिखता है, किसी और चैनल पे कुछ और बोलते हुए नजर आते हैं, तो उससे ये लगता है कि मतलब अच्छा नहीं हुआ यार वो चीजें, ठीक है। तो बच्चों का भी एक ट्रस्ट ब्रेक होता है, जैसे चलिए छोड़िए ज्यादा हो जाएगा फिर अभी कई सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं कि फिर मतलब लिमिटेड ही बोलना चाहिए इंसान को इन सब चीजों के बारे में, ठीक है। बाकी आप लोग थोड़ा समझदार रहिए इन सब चीजों को लेकर। तो देख, इनकी जो स्ट्रेटजी है ये शेयर करेंगे, तो जो भी आप लोग सीख सकते हैं वो देखेगा। काफी अच्छा लगा। सबसे अच्छी बात क्या लगी इनसे बात कर, ये एक किसान के बेटे हैं, मतलब एक डाउन टू द अर्थ पर्सन है। मतलब बात करके इतना अच्छा लगा कि कहां से निकलकर कहां पर बंदा पहुंच गया, ठीक है। तो ये एक रिग्रेस जो प्रोसीजर होता है मेहनत करने का, जो टूटता नहीं है, उसका एक तरीके से कहीं ना कहीं आप लोग बोलते हैं कि चैलेंजिंग एक जोन सामने देखने को मिलता है, किसी के सिचुएशन से बंदा निकल के पहुंचता है, ठीक है। तो देखते हैं कब तक, जब भी ये स्टडी आएगी प्रीलिम्स से पहले या फिर प्रीलिम्स के बाद में, तो आप लोगों को ये एक तरीके से स्टडी जरूर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये थी कुछ बाकी बातें। आज ये कोविड-19 के बारे में आप लोगों से बात करूं तो कोविड-19 की सिचुएशन आज के डेट में कुछ ऐसी है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में जो केसेस हैं वो काफी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, पर हमारी कंट्री में जो कल केस आए वो 85,000 आए, टोटल जो रिकवर हुए वो 81,000 हुए, और टोटल जो लोगों की जान गई 1,144 लोगों की जान गई है, ठीक है। टोटल मिलाकर ऑल ओवर वर्ल्ड में 3,24,07,973 के करीब लोग यहां से कोरोना वायरस से ग्रसित हो चुके हैं। इसी के साथ में यहां पर 9,87,697 लोगों की जान जा चुकी है, इनकी हमारे बीच में आज के डेट में नहीं है। इसी के साथ में 2,39,24,409 लोग ऐसे हैं जो रिकवर हो चुके हैं, अपनी जान बचाकर यहां से निकल चुके हैं। यूएसए टॉप पर, इंडिया दूसरे पर और ब्राजील तीसरे नंबर पर है। जिस तरीके से हमारी कंट्री में केस आ रहे हैं, जल्दी ही यूएसए से हम लोग आगे निकल जाएंगे। मतलब कि मैंने आप लोगों को पहले बोला था डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन से पहले उसके हाथ में एक उपाधि होगी कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कोरोना केस हमारे यहाँ नहीं है, कोई दूसरी कंट्री है। आज का जो आप लोगों का मैप बेस्ड क्वेश्चन है, ये गार्ड ऑफ चैनल एक जाकर मैप में नहीं हारेगा, कहां पर ये लोकेटेड है, किस किस चीज को ये कनेक्ट करता है, तो इसके बारे में फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और बाकी काफी कुछ शानदार डिस्कस करने के लिए आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में। तो आइए नजर डाल लेते हैं आर्टिकल्स के ऊपर क्या क्या बातें यहां पर की जा रही है। लेक्चर की पीडीएफ आप लोगों को सारी इकट्ठी यहां पर मिल जाती है, टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। इसी के साथ में और भी कई सारी चीजें यहां पर शेयर की जाती है, ठीक है। जैसे मॉर्निंग में ही मैंने यहां पर वासुदेव कुटुंबकम के बारे में शेयर किया है, तो उसके ऊपर मैं लिख देता हूं जीएस नैनो, तो उसके आगे नंबर भी डाल देता हूं हैशटैग करके। तो अगर हैशटैग करके जीएस नैनो आप लोग सर्च करेंगे तो सारे पॉइंट एक जगह इकट्ठे आ जाएंगे चैनल के ऊपर, जो भी आज तक मैंने डाले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से देखेगा। तो टोटल 25 के करीब यहां पर अब तक मैं शेयर कर चुका हूं, ठीक है। ये जो दोनों आर्टिकल है यहां पर, ये चाइना के बारे में बात कर रहे हैं। आप लोगों को पता है कंडीशन क्या बनी हुई है, तो इन आर्टिकल में बेसिकली वही बातें बताएगी कि चाइना के लिए हम लोगों को अलग से प्लान लेकर आना पड़ेगा। चाइना के लिए हम लोगों को ऑलरेडी तैयार रहना पड़ेगा कि चाइना कैसी कैसी कंडीशन चल रही है चाइना के साथ में। 1962 की वॉर चाइना के साथ में हम लोगों ने देखी थी, तो आगे हम लोगों को कैसे टैकल करना है, उसका रवैया जानने के बाद भी हम लोगों को उसको कैसे आगे कंटिन्यू करना है, तो वो सारी चीजें समझनी पड़ेगी। क्योंकि चाइना जो है वो एक अपॉर्चुनिस्टिक कंट्री है। आज की डेट में ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है, उसको पता है यूएसए के अंदर इलेक्शन चल रहे हैं, यूएसए इंटरफेयर नहीं करेगा। वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो वैसे ही परेशान हो रहा है, कोई ब्रेक्जिट को लेकर परेशान हो रहा है, तो कोई इंटरनल कलह वहां पर देखने को मिलती है। कई सारी चीजें यहां पर नजर आएगी, खासकर यूरोपियन यूनियन के बारे में बात करूं तो कोई भी कंट्री ऐसा नहीं है जो इसके सामने बोलने की पोजीशन में है आज के डेट में। तो इसलिए आज के डेट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहां पर ये देखने को मिल रही है जो ये हरकतें यहां पर कर रहा है। रसिया इसलिए नहीं बोलता है क्योंकि वो कहीं ना कहीं ये लगता जा रहा है आज के डेट में कि चाइना के ऊपर काफी ज्यादा उसकी डिपेंडेंसी बढ़ रही है, वो इसलिए यहां पर बातें करता हुआ नजर नहीं आता है। तो बहुत सारे ये इस तरीके के पॉइंट आप लोग यहां पर देखने को मिलेंगे जो कई बार रिपीट कर चुके हैं। तो अभी यहां पर ये बताया जा रहा है कि चाइना के लिए एक अलग से प्लान लेकर आओ जो चाइना स्पेसिफिक हो, बेसिकली यानी कि चाइना को कैसे टैकल करना है, चाइना को कैसे उसके साथ में ट्रेड कैसे रखना है, किस तरीके से बाउंड्री इश्यू को लेकर चलना है। तो चाइना को पता चलता रहे कि हाँ एक तरीके से कि तुम पर इस तरीके से नजर रखी जा रही है कि बिल्कुल ऐसा है कि प्रॉपर वे में तुमको हैंडल किया जाएगा, ऐसा नहीं है कि जैसा तुम चाहो वैसा हो जाएगा। तो वो सारी चीजें यहां पर बेसिकली घुमा फिराकर बहुत सारे आर्टिकल आ रहे हैं। तो आप लोग एक तरीके से एक ऐसा किया कि जिसे मान लीजिए 2-3 आर्टिकल डिस्कस कर दिए किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर, तो A4 साइज की सीट ले कीजिए और उसके बारे में 10 से 15 पॉइंट इकट्ठे कर लीजिए। अगर आंसर राइटिंग में लिखने के लिए आता है तो आप लोग मेंशन कर सकें। कई सारी डायमेंशन ऐड कर लीजिए, जैसे ट्रेड के बारे में बात की जा रही है, फिजिकल बाउंड्री के बारे में बात की जा रही है, तो इस तरीके से अगर इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें कई सारे पॉइंट आप लोग इकट्ठे करके रख लीजिए ताकि आंसर राइटिंग में आप लोग उनको यूज कर सकें। तो ये होता है एक तरीके से टाइम सेविंग मेथड भी आप लोग इसको बोल सकते हैं, जो रिवीजन में भी आप लोगों को हेल्प पहुंचाएगा, ठीक है। तो वही बातें
बातें कई सारी यहाँ पर रिपीट की जा रही है। नेक्स्ट यहाँ पर ये जो आर्टिकल है काफी इंपॉर्टेंट है, हेल्थ केयर वर्कर की सेफ्टी के बारे में यहाँ पर बात करेंगे, तो काफी डिटेल में इस आर्टिकल को हम लोग देखने वाले हैं। नेक्स्ट साइड वाला जो आर्टिकल है यहाँ पर ये एफसीआरए के बारे में बात करेगा, तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, एक ओवरव्यू में आप लोगों को दूंगा उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ में, ताकि कोई कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में न रहे। फिर से यहाँ पर आर्टिकल फार्म बिल के बारे में आया, क्या फार्मर को ये बेनिफिट करेगा, क्या फार्मर को ये फायदा पहुंचाएगा, तो मैं आप लोगों को अपना भी कुछ राय यहां पर बताऊंगा और बाकी आर्टिकल में क्या बोलने की बात की जा रही है और हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, तो एक रिवीजन भी देखने को मिलेगा। तो इसीलिए कहते हैं देखिए हिंदू का डिस्कशन अगर आप लोग रेगुलर सुनते हैं ना, तो कई सारे आर्टिकल रिपीट होते रहते हैं, कई सारी चीजें रिवीजन होती रहती हैं, तो इसलिए काफी अच्छा तरीका है कि कंटिन्यूटी बनाए रखिए, ताकि आप लोगों की बहुत सारी चीजें रिपीट होती रहें और एग्जाम में भी चीजें आप लोगों को याद आ जाएं। ठीक है, तो जैसे कि मैं इनसे बात भी कर रहा था, तो ये बोल रहे थे कि सर ऐसी चीजें थी जब आंसर राइटिंग भी लिख रहे थे तो कई सारे पॉइंट याद आ जा रहे थे, जो भी आप लोग लेक्चर में बोलते रहते हो कि हाँ सर ने इसके बारे में ऐसा बोला था। तो इस तरीके से अगर आप लोग ध्यान से सुनते हैं ना, तो फिर चीजें कई सारी आप लोग एग्जाम में उस टाइम पर अगर माइंड शांत रहेगा तो वो सारी चीजें आप लोग रिकॉल भी कर पाओगे। ठीक है, ये इन्वायरमेंट के बारे में इसके ऊपर भी हम लोग नजर डालेंगे और यहाँ पर ये कार्टून है इसको देखेंगे। और आज है फ्राइडे को ये एक तरीके से एक्सपीरियंस शेयर करते हैं जर्नलिस्ट, कैसी सिचुएशन उनको देखने को मिली अगर कहीं पर वो गए किसी वीडियो को रिपोर्टिंग करने के लिए, कई सारी ऐसी चीजें यहाँ पर निकल कर आती हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है तो इसको नहीं डिस्कस करेंगे। ठीक है, और हाँ अगर स्ट्रेटजी चाहिए आप लोगों को तो ही बताइएगा, अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं हाँ आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं कोई जरूरत नहीं है सर पता है सारी चीजें, तो फिर परेशान मत कीजिएगा फालतू में, उसमें कोई मतलब नहीं है। अगर आप लोगों को लगता है कि आनी चाहिए वीडियो तो आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है, तो फिर आप लोगों को मिल जाएगी। ओके, बाकी मेरे साथ में आप लोग ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी कनेक्ट रह सकते हैं। तो ये हो गया यहाँ पर एक इसका ओवरव्यू और एक आर्टिकल देखा थोड़ा सा चाइना वाला। बाकी यहाँ पर अभी ये क्या दिखा रहा है, ये काफी इंटरेस्टिंग है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आप लोग गांधी जी देखने को मिलेंगे, यहाँ पर कुछ लोग इनकी तस्वीर के नीचे बैठे हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर ये आप लोग हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर जी हैं, अब तो इनकी दाढ़ी बढ़ गई है तो उसी तरीके से कार्टून ने बढ़ानी स्टार्ट कर दी है। तो पार्लियामेंट के ऊपर ताला लगा दिया है, बहुत सारे जो बिल्स थे उनकी गठड़ी बांध ली। यहाँ पर ये पर्सनैलिटी कौन है, तो इनके बारे में एक ओवरव्यू आप लोगों को देना है, तो लगभग 50 शब्द में आप लोग एक्सप्लेन कीजिएगा। काफी अच्छे से आप लोग काफी डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं, कसम से यार अच्छा लगता है काफी इस तरीके से आप लोग चीजों को जब प्रॉपर वे में एक्सप्लेन करते हैं। तो ये चीजें इसी तरीके से एक्सप्लेन करते रहिए और डिटेल में चीजों को समझाते हैं तो अच्छा भी लगता है तब उस टाइम पर देखकर। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को भी एक अच्छा खासा फायदा देखने को मिलेगा जब भी आप लोग एग्जाम में आंसर राइटिंग के लिए जाएंगे। और बाकी जैसे ही प्रीलिम्स हो जाता है फिर से आप लोग को आंसर राइटिंग के क्वेश्चन दिया करूंगा मैं, प्रॉपर वे में आप लोग को आंसर राइटिंग करनी है। और कुछ एथिक्स की केस स्टडी भी हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कई सारे बच्चे बोल रहे थे अभी यहाँ पर 2-3 के कमेंट आए थे कि सर केस स्टडी वगैरह भी थोड़ा दिया कीजिए, तो उसको भी हम लोग स्टार्ट करेंगे। अगर कोशिश करूंगा तो वीकेंड में आप लोग ऐसे के साथ में दे दिया करूंगा, या फिर वीडियो के अंदर जैसे भी सुटेबल लगेगा उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो एक कंप्लीट स्टडी आप लोग की हो जाएगी, आंसर राइटिंग भी हो जाएगा, एथिक्स हो जाएगा, ऐसे आप लोग को चलते ही रहते हैं। तो एक प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव चीज आप लोग को देखने को मिलेगी। ठीक है, आइए अब आर्टिकल के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो बात की जा रही है वो हेल्थ केयर वर्कर की सेफ्टी के बारे में बात की जा रही है। अगर हेल्थ केयर वर्कर को आज के डेट में आप लोग देखोगे तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये देखने को मिलती है कि वो अपने आप को सेफ रखेगा तभी वो हमको सेफ रख पाएगा। तो इसलिए अगर हेल्थ केयर वर्कर सेफ नहीं है तो फिर हमको भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो उसी के बारे में यहाँ पर ये आर्टिकल कंप्लीट लिखा गया है। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट डे के बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा और थीम के बारे में भी, जो कि इसी से रिलेटेड है। यहाँ पर हेल्थ केयर वर्कर जो है उसको बोल रहे हैं कि उनके ऊपर एक सेकंड लुक की जरूरत है, यानी कि उनके ऊपर अलग से हम लोग को फोकस देना पड़ेगा। अगर जो हमारा सिस्टम होता है अगर उसको सही तरीके से आप लोग करना चाहते हैं, इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी, मूवी का नाम याद नहीं आ रहा है, मैं आप लोगों को सीन बताता हूं। अक्षय कुमार है और उसमें करीना कपूर है। करीना कपूर डॉक्टर है, अक्षय कुमार जो है उसका पेशेंट बन के जाता है तो उसके पेट में घड़ी भूल जाती है वो अपनी। ठीक है, अक्षय कुमार के पेट में। तो ये ऐसी ऐसी हरकतें डॉक्टर कब करते हैं, या कोई भी हेल्थ केयर वर्कर जिसे इंजेक्शन लगाने जा रहे हैं तो गलती से कोई और डोज देना था दूसरा डोज दे दिया, कब ये कंडीशन देखने को मिलती है। या तो पर्टिकुलर पर्सन फैमिली की साइड से काफी फ्रस्ट्रेट चल रहा हो, या उसके ऊपर काम का ओवरबर्डन बहुत ज्यादा आ गया हो, कई दिनों से प्रॉपर नींद नहीं ले पा रहा हो, और भी कई सारी चीजें चल रही है, तो उस टाइम पर ये सिचुएशन देखने को मिलती है। तो हेल्थ केयर वर्कर अगर खुद सही नहीं रहेंगे तो जो ऑलरेडी सही लोग हैं वो उनको भी बीमार कर देंगे। तो इसलिए इसके बारे में ध्यान देना काफी ज्यादा जरूरी है। तो उसी के बारे में ये आर्टिकल है। बोला जा रहा है 1 in 10 यानी कि हर 10 में से एक। और इसके साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा आज के डेट में जो हमारी कंट्री में कोई भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है तो हेल्थ केयर वर्कर की वजह से आप लोग यहां पर नजर आती है। ठीक है, एक्सपीरियंस यहां पर जो देखने को मिलता है
तो हेल्थ केयर सेटिंग में कोई ना कोई प्रॉब्लम यहां पर देखने को मिलती है। अभी यहां पर ये बात की जा रही है, ऑपरेशन कई बार रॉन्ग पेशेंट का कर दिया जाता है, डॉक्टर इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेट रहते हैं, या फिर जो हेल्थ केयर वर्कर है उसको बताया जाता है तो पता चला एनेस्थीसिया दे दिया, उस वाले पर्सन का कोई और ऑपरेशन होता था, दूसरा ऑपरेशन कर दिया उसका। ऐसे भी केस सामने निकल कर आते हैं। इंजेक्शन देने की जब बात की जाती है तो अनसेफ मैनर में इंजेक्शन लगाए जाते हैं, और खासकर ये चीज आप लोगों ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में देखी होगी। ऐसा लगता है कि जानवर बैठा है, ऐसे बिल्कुल इंजेक्शन ठोकते हैं बिल्कुल कि फटाफट लगाया और आगे चलो दूसरे को आने दो। हालांकि प्राइवेट में तो आप लोग अच्छा खासा पैसा पे करते हैं, तो वहां पर थोड़ी अच्छी खासी आप लोगों को एक प्रॉपर मैनर में चीजें देखने को मिलती हैं, पर लेकिन गवर्नमेंट में थोड़ा सा चीजें जो है वो थोड़ी अटपटी देखने को मिलती हैं। जिस तरीके से पेशेंट को ट्रीट करते हैं ऐसा लगता है कि एहसान कर रहे हैं। आप लोगों ने खुद भी फील किया होगा ये, ठीक है। इसी के साथ में 2/3 जो इंजेक्शन है यहां पर वो अनसेफ मैनर में लगाए जाते हैं, और उनका एडमिनिस्टर भी गलत तरीके से किया जाता है। इसी के साथ में 2/3 जो इंजेक्शन है यहां पर वो अननेसेसरी होते हैं, यानी कि डॉक्टर को बोलेंगे भैया बुखार हो रखा है इंजेक्शन लगा दो, ठीक है, उसको बोलेंगे सर में दर्द हो रखा है इंजेक्शन लगा दो। मतलब इंजेक्शन लगाना एक फैशन बन जाता है कई जगह। उनको ये लगता है कि इंजेक्शन लगाने से एक तरीके सामने वाले को भी लगेगा कुछ किया है, भले ही पानी क्यों ना लगा दिया इंजेक्शन। तो एक तरीके से ये अननेसेसरी होता है, उसकी जगह कुछ और अल्टरनेटिव दवाई वगैरह देकर भी काम चला जाता है, पर पहला प्रेफरेंस इंजेक्शन को देते हैं। और इंजेक्शन क्या होता है, एक तरीके से ज्यादा अच्छा भी नहीं होता है, अगर गोली से काम चलता है तो ज्यादा बेटर होता है, पर इंजेक्शन में ये रहता है अगर दवाई प्रॉपर लगाई जा रही है तो जल्दी बॉडी में पहुंचती है, जल्दी आराम दिलाने के लिए इंजेक्शन होता है। पर लेकिन बोला जा रहा है कि 2/3 जो है वो अननेसेसरी हैं, उनके बिना ही काम चल सकता है। तो ये प्रॉब्लम आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है, जो कि काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अभी एक वर्ल्ड लेवल का एक डे सेलिब्रेट किया गया, जिसको मैंने आप लोगों से जो हमारी नैनो पीआईबी वाली वीडियो आती है उसमें हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ऑब्जर्व किया था वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे एवरी ईयर 17 सितंबर को। याद होगा आप लोगों को, मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था। तो यहां पर मैंने आप लोगों से थीम भी डिस्कस की थी, देख लेते हैं एक बार जो मैंने आप लोगों को कंप्लीट स्लाइड जो यहां पर डिस्कस की थी। ये था हमारा ये यहां पर वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे। तो 17 सितंबर को यहां पर ये देखने को मिला था। बेसिकली इसमें ये रहता है कि अगर यहां पर पेशेंट सेफ रखना है तो आप लोगों को वर्कर को सेफ रखना पड़ेगा। अगर वर्कर ही खुद यहां पर यानी कि एक तरीके से नर्सेज वगैरह स्टाफ वगैरह है, अगर वही खुद बीमार है तो कैसे सेफ्टी प्रोवाइड करा पाएंगे। तो स्लोगन क्या था इसका, ये बोला था सेफ हेल्थ वर्कर्स सेफ पेशेंट्स, यानी कि अगर हेल्थ वर्कर सेफ हैं तो पेशेंट भी सेफ रहेंगे। दूसरा थीम भी यही थी यहां पर कि जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनकी सेफ्टी जो है वो प्रायोरिटी है एक तरीके से पेशेंट की सेफ्टी, यानी कि हेल्थ केयर वर्कर की सेफ्टी रहेगी तभी तो पेशेंट सेफ रहेगा। तो ये दोनों ही मैंने स्लोगन भी और आप लोगों से थीम भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, तो रिवीजन भी आप लोगों का हो रहा होगा। यही बातें यहां पर बोली गई है कि प्रायोरिटी होनी चाहिए, यहां पर सेफ्टी है तभी आप लोग यहां पर प्रॉपर वे में सेफ रख पाओगे अपनी कंट्री में जो पेशेंट्स हैं। तो स्पीक फॉर हेल्थ वर्कर सेफ्टी, तो इसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कोविड-19 के चलते आप लोगों ने देखा होगा कई सारे हेल्थ वर्कर के ऊपर कई सारे इंपैक्ट देखने को मिले। ऐसा भी था कुछ एरिया में हेल्थ केयर वर्कर को दुड़ा दुड़ाकर भगाया गया, उनको पत्थर मारे गए, मतलब कई सारी चीजें देखने को मिलती है। किसी के घर का कोई पर्सन है, मान लीजिए उसकी डेथ हो गई, तो हेल्थ केयर वर्कर के ऊपर या डॉक्टर के ऊपर यहां पर वो एक तरीके से आकर मतलब उसको एक तरीके से पकड़ लेते हैं। हमारी कंट्री में अभी पार्लियामेंट में एक बिल भी पास किया गया इसको लेकर कि हेल्थ केयर वर्कर डॉक्टर की प्रॉपर्टी को कोई नुकसान पहुंचाया जाता है या उनके साथ में कोई उल्टी सीधी हरकतें की जाती हैं तो 50,000 से लेकर 5 लाख तक का फाइन है। ये भी न्यूज मैंने आप लोगों की कवर की थी। इसी के साथ में अगर कोई प्रॉपर्टी डैमेज होता है उसके लिए भी आप लोग यहां पर जुर्माना भुगतना पड़ेगा। और शायद जो पनिशमेंट है यहां पर जेल का, मुझे लग रहा है शायद ये 2 साल तक या फिर 3 साल तक है, 6 महीने से लेकर 2 या 3 साल तक यहां पर पनिशमेंट आप लोग 2 साल आई थिंक, मतलब कंफर्म कर लीजिएगा एक बार, एग्जैक्टली नंबर याद नहीं आ रहा मुझे यहां पर। तो ये कहने का मतलब ये कि बिल भी पार्लियामेंट में ला दिया गया कि अगर कल को हेल्थ केयर वर्कर के साथ में कोई ऐसी उल्टी सीधी हरकतें की जाती हैं तो उसका पूरा जुर्माना जो है वो हरकतें करने वाला यहां पर भरेगा। तो ये सारी बातें यहां पर देखने को मिल रही है। तो इसी के चलते यहां पर हेल्थ केयर वर्कर की सेफ्टी काफी ज्यादा जरूरी है, पर लेकिन कई सारी और प्रॉब्लम है हमारी हेल्थ केयर सिस्टम के साथ में। तो अगर हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में कुछ लिखने के लिए आता है तो ये पॉइंट आप लोग वहां पर यूज कर सकते हैं। हेल्थ केयर वर्कर की अगर आप लोग बात करते हैं तो क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले तो अनसेफ हेल्थ केयर प्रैक्टिस, यानी कि सेफ नहीं रहती है, कई जगह ऐसा देखने को मिलेगा आप लोगों को। और इसी के साथ में जो यहां पर अनसेफ जो हेल्थ केयर कम्युनिकेशन रहता है, मान लीजिए डॉक्टर है, डॉक्टर ने नर्स को बोला कि भैया ये वाली दवाई लेकर जाना, इस टाइम पर ये इंजेक्शन लगा देना, ठीक है, पर लेकिन वो प्रॉपर वे में उसको कम्युनिकेट नहीं कर पाए, समझ नहीं पाए, पता चला दवाई देनी कौन सी किस टाइम थी और कौन सी किस टाइम दे दी। तो ये चीजें काफी फ्रीक्वेंटली कई बार गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। तो इनकी फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा बढ़ती जाती है उतना ही ज्यादा पेशेंट्स के ऊपर इसका नुकसान देखने को मिलता है। आप लोग अगर देखिए, कई आप लोगों को याद होगा कुछ दिनों पहले एक आर्टिकल मैंने डिस्कस भी किया था, कई बार ऐसा होता है
जैसे मान लीजिए कई सारे जैसे बच्चे पैदा हुए उसमें हॉस्पिटल के अंदर में बच्चे तक एक्सचेंज कर दिए जाते हैं, कई बार ऐसी प्रॉब्लम यहां पर देखने को मिलती है। ठीक है, कई बार गलती से एक्सचेंज हो जाते हैं क्योंकि उनको थोड़ा ना पता है अभी पैदा हुए दो बच्चे एक साथ में, वहां पर हॉस्पिटल में बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं तो पता चला बच्चा एक्सचेंज हो गया। तो ऐसे भी कई सारे केस निकल कर आते हैं। आप लोगों को याद होगा इतनी भी लापरवाही बरती जाती है। साउथ इंडिया में एक केस निकल कर आया था एक प्रेग्नेंट वुमेन को, क्योंकि देखिए ये चीजें क्या कब होती है, चीजें तब होती हैं जब हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर काफी ज्यादा बर्डन हो, तो उस टाइम पर ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। खासकर जैसे कोविड-19 चल रहा है तो आज के डेट में आप लोग ये प्रॉब्लम देख सकते हैं। अगर इस टाइम पर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा। याद होगा एक आर्टिकल डिस्कस किया था अभी, यहां पर एक प्रेग्नेंट वुमेन थी साउथ इंडिया में, उसको खून की जरूरत पड़ी तो उसको एक ऐसा खून दे दिया गया जिस बंदे को एड्स था तो उसका खून उसको दे दिया गया। आप लोग ये समझिए सबसे पहली बात तो पहले तो जिस बंदे को ऑलरेडी एड्स है उसका खून किसने लिया, इसका मतलब वहां पे लापरवाही बरती गई, उसका खून ऐसे इंसान का ले लिया जिसको एड्स है ऑलरेडी। फिर वो जो ब्लड था एक ऐसे पर्सन को दे दिया गया जो प्रेग्नेंट वुमेन है, यानी कि जच्चा और बच्चा, मां और बच्चा दोनों की जान खतरे में पड़ गई, दोनों की लाइफ बर्बाद हो गई। आप लोग ये समझिए एक जरा सी लापरवाही की वजह से दो इंसानों की जान जो है वो खतरे में पड़ गई। तो ये सबसे बड़ी लापरवाही आज के डेट में देखने को मिलती है। और इसका रीजन क्या है, सबसे बड़ा रीजन यहां पर जो बताया गया है इस आर्टिकल में कि जो हेल्थ केयर बर्डन, जो हेल्थ के ऊपर जो बर्डन है आज के डेट में वो इतना ज्यादा बढ़ गया है कि इसकी वजह से वो होच पोच हो रखे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कहां पे क्या करना है। तो काफी अच्छे अच्छे पॉइंट इस आर्टिकल में बताए गए और इसी की वजह से और नए नए केस आज के डेट में उल्टे सीधे हमारी कंट्री में देखने को आ रखे हैं, क्योंकि कोरोना वायरस में इतने ज्यादा बिजी हैं, जिनको 8 घंटे काम करना था वो 12 घंटे काम कर रहे हैं, कोई 16 घंटे काम कर रहे हैं। तो इतना काम करके उनके माइंड पर इतना बर्डन पड़ जाता है, ऊपर से उस बीमारी के साथ में वो लड़ रहे हैं जिस बीमारी की वजह से एक तरीके से 1 मिलियन यानी कि 10 लाख के करीब लोगों की जान अब तक जा चुकी है। तो खुद भी फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं कि पता चला हमको ना ये बीमारी हो जाए, तो इस तरीके से उनका माइंड भी ढंग से काम नहीं कर पाता है। तो अनसेफ हेल्थ केयर प्रैक्टिस उस टाइम पर देखने को मिलती है, जो कि एक तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा अनसेफ और अननेसेसरी प्रोसीजर फॉलो किए जाते हैं, जो कि डिफाइन भी नहीं है, बस हाँ ये है कि कर दिया काम। ठीक है, रॉन्ग मेडिसिन दे दी जाती है बहुत लार्ज स्केल पर, इसी के साथ में रॉन्ग डोज भी दिए जा रहे हैं। डॉक्टर ने बोला 1 गोली देनी है, सामने वाले ने उठाकर 5 गोली दे दी, तो यानी कि सामने वाला तो देकर चला गया गोली। तो ये प्रॉब्लम यहां पर देखने को मिलती है। अनसेफ हेल्थ केयर कम्युनिकेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा, जैसे मैंने भी आप लोगों को बताया मिस्टेक रहती है काफी ज्यादा केयर, जैसे कि आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। अभी यहां पर जैसे स्टाफ है, स्टाफ मान लीजिए 3 शिफ्ट में काम कर रहे हैं 8-8 घंटे की। पहले वाली जो नर्स थी उससे डॉक्टर मिला, उसने बताया ये चीजें आप लोग करनी है कि ये इंजेक्शन देना, ये गोली देना और ये करना। अब इसका शिफ्ट चेंज हो गया, एक दूसरी नर्स आ गई वहां पर, अब दूसरी नर्स को इसको एक्सप्लेन करना है, इसने कुछ गड़बड़ कर दी एक्सप्लेन करने में, तो इसकी वजह से दुनिया भर के केस उल्टे सीधे देखने को मिल रहे हैं। ये बात यहां पर बताई गई है, जो कि मिसकम्युनिकेशन और जो स्टाफ शिफ्टिंग की वजह से जो मिसकम्युनिकेशन होता है। पहला मिसकम्युनिकेशन तो डॉक्टर और डायरेक्ट नर्स के बीच में हो गया, दूसरा मिसकम्युनिकेशन स्टाफ शिफ्ट हो गया उसकी वजह से हो गया, तो इसकी वजह से कई सारे लोगों की जान तक जा रही है, ऐसी ऐसी बीमारी उनको हो जा रही है जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था। और इसकी वजह से अभी जो इस आर्टिकल में भी जो चीज लिखी गई है वो लिखे गए कि सबसे ज्यादा जो सफर कर रहे हैं 2 तरीके के लोग कर रहे हैं यहां पर। एक तो जो बुजुर्ग लोग हैं उनको, क्योंकि अगर जरा सी भी बीमारी उनको हो गई तो उनकी जान खतरे में पड़ जा रही है, और दूसरे नंबर पर प्रेग्नेंट वुमेन। तो इसी टाइम पे यहां पर सबसे ज्यादा सजेशन ये दिया जा रहा है डॉक्टर्स के द्वारा, इस आर्टिकल में बोला गया कि अगर आप लोग अवॉइड कर सकते हैं प्रेगनेंसी ड्यूरेशन में, तो क्योंकि हेल्थ केयर बर्डन के ऊपर इतना ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है, डॉक्टर भी काम नहीं कर रहे हैं ढंग से, स्टाफ भी काम नहीं कर रहे हैं, तो ये यहां पर बात इस आर्टिकल में भी समझाई गई है। तो बेसिक फंडा यहां पर यही है कि आज की डेट में इंसान को खुद भी थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा। तो यहां पर यह समझाया गया, जैसे हेल्थ केयर वर्कर उनकी ड्यूटी जो है दो मोर देन 24 आवर के स्टेज में भी कई बार हो जा रही है, हाई रिस्क बढ़ जा रहा है उनका मिस्टेक करने का, जिसकी वजह से डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ रहा है पेशेंट की सेफ्टी के ऊपर। तो ये यहां पर केस जो है अभी फिलहाल एक स्टडी की गई है, उसमें ये देखने को मिल रहा है कि पहले के कंपेयर में ये 35 से 40% के करीब केस बढ़ चुके हैं, यानी कि पहले भी हरकतें होती थी पर लेकिन अब 40% के करीब केस जो है ऐसे ज्यादा बढ़ के सामने निकल कर आ रहे हैं, जो कि सोचने के लिए मजबूर करते हैं। तो क्या जरूरत है इस तरीके, क्या मतलब क्या क्या जरूरत है अब हम लोगों को सेफ्टी क्या क्या करना चाहिए यहाँ पर। तो करंट जो कोविड-19 क्राइसिस है उसकी वजह से ये उनको ज्यादा घंटे तक काम करना पड़ रहा है, एक ऐसे डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस में काम करना पड़ रहा है जहां पर उनको लग रहा है कि वो प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। फिजिकली थक चुके हैं कई घंटे तक काम करके, और मेंटली भी थक चुके हैं, अपना ये करना है वो करना है, पूरे दिन यही चलता रहता है। इसी के साथ में एक और प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जैसे कि जो स्टाफ को सपोर्ट करने वाली है, 2 तरीके के आप लोगों को हॉस्पिटल्स देखने को मिलते हैं नॉर्मली। एक हॉस्पिटल तो वो है जो स्टाफ को सपोर्ट करते हैं, अच्छा माहौल बनाकर रखते हैं, अगर कुछ डिस्कस करना है किसी भी तरीके से कोई भी चीजें सबको प्रॉपर वे में एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं, कोई चीजें कोई गलत हो रही है तो उसको समझाते हैं, एनकरेज करते हुए नजर आते हैं। एक दूसरी साइड में आज के डेट में जो एक माहौल देखने को मिल रहा है, ये कैसी कल्चर बन गई है कि सामने वाले की गलती पकड़ लो, ठीक है, गलती पकड़ लो सामने वाले की, तो उसके लिए उसको टॉर्चर किया जा रहा है, ब्लेम गेम चल रहा है, गिल्टी एक दूसरे को बताने की कोशिश की जा रही है, एब्यूजिव लैंग्वेज यूज की जा रही है, क्योंकि फ्रस्ट्रेट इतने हो रहे हैं कुछ भी बोल दे रहे हैं। तो ये भी बड़ी फ्रीक्वेंटली आप लोगों को हॉस्पिटल में आज के डेट में देखने को मिल जाएगा।
और कई सारे ऐसे भी लोग हैं आज के डेट में अपनी जान बचा बचाकर ये जॉब छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं। कुछ ऐसे गलती हो गई जिनसे वो गलती एक तरीके से गलती हो गई, उसको किसी और के ऊपर चेप कर ऐसा हुआ कि शिफ्ट हो गया स्टाफ, तो बोला कि मेरे से नहीं हुई उससे, और जॉब छोड़ के चला गया। ऐसे भी केस यहाँ पर राइटर बता रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो जो पेशेंट्स है आज के डेट में वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर फेस कर रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन की जो कल्चर और जो लीडरशिप है वो यहाँ पर काफी बड़ा रोल प्ले कर सकती है सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। इंडियन हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो देखिए आज के डेट में कम्युनिकेशन नहीं देखने को मिलता है। मान लीजिए मुझे कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है और किसी दूसरे टीचर से जाकर मैं टॉपिक समझूं कि यार बता दो ये टॉपिक जो है ये मैकेनिकल का है और मेरी समझ में नहीं आ रहा है, तो इसमें इंसल्ट फील कर रहे हैं वो लोग। उनको ये लग रहा है कि नहीं मैं सारी चीजें जानता हूं। यार भगवान थोड़ी ना हो, ठीक है, अल्लाह गॉड हो गया आप लोग, मतलब सारी चीजें आप लोगों को पता है, या फिर रजनीकांत का रोबोटो चिट्टी कि आप लोग सारी चीजें पढ़ लेते हो, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो मुझे भी नहीं आती हैं, क्योंकि हो सकता है मैंने वो कभी ना पढ़ी हो या फिर मेरे सामने वो कभी न आई हो। तो इसलिए एक दूसरे से समझना, एक दूसरे की हेल्प करना काफी ज्यादा जरूरी है। पर लेकिन ये गैप देखने को मिलता है स्पेशलिस्ट के बीच में, इसी तरीके से डॉक्टर्स के बीच में या दूसरे हेल्थ प्रोफेशनल उनके बीच में, नर्सिस के बीच में एक अलग ही ताव में रहते हैं। नहीं बात करनी है भैया, नहीं समझनी, हम सब कुछ जानते हैं। तुम्हारा सब कुछ जानना पेशेंट की सेफ्टी के लिए खतरनाक साबित हो जाता है। कोऑपरेटिव जो ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग होती है वो काफी कम देखने को मिलती है। यानी कि ये चीज मुझे नहीं आती है तो दूसरे से सीखने के लिए तैयार नहीं है, भले ही गलती कर दो उसमें, तो ये गलत तरीका है। अगर कुछ नहीं आता है तो उसको सीखो, जब जितनी जल्दी आप लोग हो सकते हैं, तो ये काफी ज्यादा जरूरी है। इंडिविजुअल लर्निंग डिपेंड करती है यहां पर ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग के ऊपर। यानी कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा माहौल है, आप लोग ये समझिए आप लोगों के घर में अगर पढ़ाई का माहौल है तो भले ही आप लोगों का पढ़ने का मन नहीं है, पर आप लोगों का पढ़ने का मन करने लगेगा कि यार सब पढ़ रहे हैं यार, मैं इतना बदतमीज क्यों हो रहा हूं, ठीक है, तो मैं भी बैठ के पढ़ लेता हूं। तो ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। पर लेकिन अगर माहौल आप लोगों का घर में पढ़ने का नहीं है, अगर आप लोगों का पढ़ने का मन कर रहा है, तो आप लोगों के भी ये समझिए कि 40 से 50% चांस ऐसे हैं कि आप लोग भी किताब उठाने से पहले 4 बार सोचोगे। तो ये सिचुएशन आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर। तो ऑर्गेनाइजेशन कैसी है उसके ऊपर भी काफी चीजें डिपेंड करती हैं यहाँ पर। इसी के साथ में इंडिविजुअल का लेवल भी यहाँ पर डिपेंड करेगा कि एक चेन कैसी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसके ऊपर डिपेंड करेगा काफी हद तक। और क्वालिटी केयर जो है वो भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगर यहां पर एक क्वालिटी केयर अगर आप लोग चाहते हैं, ठीक है, तो वो उसकी वजह से दो चीजें होती हैं ना होने का मतलब क्या, यहां पर अगर क्वालिटी केयर नहीं मिल रही है तो ओवर क्राउडिंग आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसका मतलब ये कि हॉस्पिटल में इतने सारे पेशेंट्स हैं, आप लोगों के उस पर ध्यान ही नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो इमरजेंसी एक तरीके से डिपार्टमेंट में खासकर ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। और कोविड-19 का अगर थोड़ा सा भी लेवल बढ़ता है तो तुरंत इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा है इंसान को। ये प्रॉब्लम आप लोग देख सकते हैं। तो ओवर क्राउडिंग है। इसी के साथ में दूसरी चीज क्या है यहाँ पर, हेल्थ केयर वर्कर के बारे में जो काफी है, हेल्थ केयर वर्कर की शॉर्टेज। एक ही पर्सन को ये बोला जा रहा है कि यही पर्सन यहां पर साफ सफाई भी कर लेगा, यही पर्सन गोली भी पकड़ा देगा, यही पर्सन इंजेक्शन भी लगा देगा। तो ऐसी कंडीशन कई जगह देखने को मिल रही है। ऐसे कई सारे केसेस निकल के आ रहे हैं, यानी कि कम स्टाफ रखा जा रहा है। इसी की वजह से जो ऑलरेडी अवेलेबल स्टाफ है उनके ऊपर और बर्डन यहां पर आ जा रहा है। तो इसके चलते भी यहां पर एक मिस्टेक करने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं यहां पर इसी के लिए, ठीक है। तो जो पेशेंट्स हैं अब उनको भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। उनको पेशेंट सेफ्टी क्या होनी चाहिए उसके बारे में अवेयर रहना चाहिए। उनको भी अपनी जो सेफ्टी डिमांड है उसके बारे में उनको भी थोड़ा सा जागरूक रहना चाहिए। जैसे बोलता हूं ना कि गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारी स्कीम चलाई जा रही है, आप लोगों को पता होना चाहिए आप लोगों के लिए कौन सी स्कीम है, ठीक है। इसी के साथ में अननेसेसरी जो मेडिकेशन प्रोसीजर होता है कि अपने आप ही आप लोग कई बार डॉक्टर बन जाते हैं, तो थोड़ा सा उससे भी आप लोगों को बचना है। ऐसा नहीं करना है। अगर लगता है कि ये चीज आप लोगों को नहीं पता है तो तुरंत डॉक्टर की एक तरीके से हेल्प लो इसमें, क्योंकि कई बार जान का खतरा बन जाता है फालतू की चीजों में। तो इस तरीके से आप लोगों को भी थोड़ा सा अवेयर इसके चलते होना पड़ेगा कि हाँ क्या चीजें सही है और क्या चीजें गलत हैं। बाकी डॉक्टर जो काम कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं। अगर कोई गलती होती है, अगर आप लोग सही है वहां पर, अगर आप लोग जागरूक हैं और अवेयर हैं, तो आप लोग उस सिचुएशन को कंट्रोल कर ले जाओगे। तो डॉक्टर ने तो मान ले गलती करी दी, आप लोग उससे भी मानो, मतलब डॉक्टर ने तो हरकतें करी दी, आप लोग भी उसको लेकर बिल्कुल ऐसे बैठे हो, बिल्कुल इग्नोर कर रहे हो, तो ये खतरनाक साबित हो सकता है। तो इस तरीके से हॉस्पिटल के अंदर जो चीजें चल रही है वो भी हम लोग को भी अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। रिपोर्टिंग सिस्टम कैसे चल रहा है, मॉनिटरिंग क्या चल रहा है, ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग कैसी है, तो वो सारी चीजें यहां पर होनी चाहिए। इसी के साथ में प्रायोरिटी है यहां पर स्टाफ की, एथिक्स, हेल्थ वर्कर की, वो देखना पड़ेगा क्या क्या यहां पर सिचुएशन है, सेफ्टी कैसी है वर्क प्लेस पर, वो सारी चीजें, यानी कि हर एक लेवल पर काम करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को प्रॉपर पॉलिसी लानी पड़ेगी। हॉस्पिटल में लीडरशिप को ढंग से चीजों को हैंडल कर चलना पड़ेगा। सबको एक अवेयरनेस और उनको जितनी उनको रेस्टिंग टाइम उनको देना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि उनको जैसे कोल्लू में बेल चलाते हैं ना, तुरंत जोड़े ही जा रहे हैं, बस चल ही रहा है, बस पानी चलाए जा रहे हैं, वो नहीं करना पड़ेगा। उसी के साथ में एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द मोमेंट आप लोगों को भी अपना ध्यान रखना पड़ेगा। जो कि आप लोग बोल सकते हैं कि एक आशा की किरण है कि सर इन्होंने सबने गलती कर दी, पर आप लोग तो अपनी हेल्थ के लिए जागरूक रहो, ये तो जरूरी है ना।
तो ये काफी ज्यादा जरूरी है। तो ये पूरा आर्टिकल था कोविड-19 के बारे में। अगर लिखने के लिए आ जाएगा क्या क्या इंपैक्ट आज के में प्रेजेंट हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर पड़ रहा है, तो एक अच्छा आंसर आप लोग यहां से दे सकते हैं। ये बात की जा रही है पेशेंट और जो वर्कर है दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉलिसी के बारे में भी कुछ आप लोग चीजें लिख सकते हैं। हमारी कंट्री में कई सारी स्कीम चलाई जा रही है, उनको इंक्लूड कर सकते हैं। तो एक शानदार ऐसे भी आप लोग यहां पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो आप लोग पॉइंट इकट्ठा किया कीजिए, और अगर ऐसी चीजें आप लोग बीच बीच में मेंशन कर देते हैं तो ये एक अलग ही लेवल क्रिएट कर देती हैं। फिर आप लोगों के जो आंसर राइटिंग है उसकी स्किल का एक नेक्स्ट लेवल देखने को मिलेगा, अच्छे मार्क्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे अगर ऐसी चीजें आप लोग मेंशन करते हैं। ओके, आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट यहां पर जो बात की जा रही है, ये बात की जा रही है एफसीआरए के बारे में, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। तो पहले इस एक्ट के बारे में थोड़ा सा मैं जान लेता हूं, फिर आप लोगों से बात करता हूं ताकि आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर पाए। पहले इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन समझ लेते हैं। एफसीआरए है क्या? एफसीआरए जो होता है फॉरेन से जो कंट्रीब्यूशन हमारी कंट्री में आ रहा है उसको रेगुलेट करने का एक एक्ट है हमारी कंट्री में, 1976 में लाया गया था, 2010 में इसको अमेंड किया गया था। इसी के साथ में अगर कोई एसोसिएशन है, कोई ग्रुप है, कोई एनजीओ है, वो एप्लीकेबल होती है यहां पर एफसीआरए के लिए, जहां पर आप लोग फॉरेन से कंट्रीब्यूशन ले सकते हैं। तो मैंडेटरी है सारी एनजीओ को कम से कम यहां पर रजिस्टर करिए अगर एफसीआरए के तहत यहां पर एक तरीके से वो फंड लेना चाहते हैं। तो मैंडेटरी है ऑल एनजीओ के लिए अगर उनको इस तरीके की कैटेगरी में आना है, ठीक है। तो ये जरूरी है। इसी के साथ में रजिस्ट्रेशन जो आप लोग का होता है 5 साल के लिए होता है, इसके बाद में आप लोग रिन्यू कर जा सकते हैं। यानी कि अगर लगता है कि यहां पर गवर्नमेंट को आप लोग कुछ ना कुछ उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं तो आप लोग का रजिस्ट्रेशन जो है वो रिन्यू नहीं होगा, और ये होम मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। यानी कि अमित शाह जी यहां पर इन सारी चीजों को देखते हैं। तो किस तरीके के एनजीओ को यहां पर ये चीजें मिल पाती हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन? अगर सोशल, एजुकेशनल, रिलीजियस और इकोनॉमिक और कल्चर एक तरीके से पर्पज के लिए प्रोस्पेक्ट्स के काम कर रहे हैं यहां पर ये, तो इस कैटेगरी में आप लोग एफसीआरए यहां पर ले सकते हैं, ठीक है। तो एनुअल जो रिटर्न्स होते हैं यहां पर लाइन ऑफ इनकम टैक्स, ये काफी ज्यादा कंपलसरी है ताकि इंफॉर्मेशन मिलती रहे कहां कहां पर क्या क्या चीजें देखने को मिल रही है। 2015 में जो हमारी कंट्री में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है उसके द्वारा यहां पर न्यू रूल भी लाए गए इससे रिलेटेड कि देखिए हम लोग जो फंड है उसको अलाउ नहीं करेंगे अगर हमारी कंट्री की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी यानी कि संप्रभुता और अखंडता को हर्ट करता है। सोवरेनिटी क्या होती है? नॉर्मली हम लोग अपनी डिसीजन जो है वो अपने आप ले सकते हैं, किसी और के अंडर में रहने की जरूरत नहीं है। पहले क्या था, हमारी कंट्री एक कॉलोनी थी तो अपने हिसाब से डिसीजन नहीं ले पाते थे, पर लेकिन आज के डेट में हम लोग अपनी फॉरेन पॉलिसी, अपना ट्रेड, अपना क्या क्या डिसीजन लेना है, कहां से क्या खरीदना है, वो खुद डिसाइड कर सकते हैं। आप लोगों को पता है कि S-400 सिस्टम जो है ये एयर डिफेंस सिस्टम है। रसिया से हम लोगों ने खरीदा, यूएसए ने खूब मना किया कि मत खरीदो मत खरीदो, मतलब हम लोगों ने खरीदा। तो ये हमारी कंट्री की दिखाती है कि फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है, किसी के प्रेशर में काम नहीं करते हम लोग, ठीक है। अखंडता, इंटीग्रिटी मिलकर हम लोग सब रह रहे हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। अगर इसके ऊपर कोई इंपैक्ट डालता है तो यहां पर उसको कैंसिल किया जाएगा, उसको एफसीआरए नहीं मिलेगा अगर कोई ऐसी हरकतें करता है। अगर हमारी कंट्री के साथ में अच्छे रिलेशन है, मान लीजिए पाकिस्तान के, ठीक है, और चाइना की कोई हमारी कंट्री में कोई एनजीओ है और चाइना का उसको फंड मिल रहा है और वो चाह रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन को और ज्यादा बर्बाद किया जाए, तो एक तरीके से ऐसी एनजीओ को भी हम लोग बर्बाद नहीं करेंगे, मतलब बंद करवा देंगे, ठीक है। तो यहां से क्या हो गया कि हमारे रिलेशन बर्बाद कर रहे हैं, तो ये भी देखने को मिलेगा। इसी के साथ में कम्युनल हार्मनी, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई छिड़ा रही है कोई एनजीओ अगर हमारी कंट्री में, एक जो सौहार्दपूर्ण हमारी कंट्री में जो एक माहौल बना है, ठीक है, तो एक तरीके से उसको बर्बाद करने की कोशिश कर रही है, सांप्रदायिक सौहार्द को बर्बाद कर रही है और एक तरीके से कम्युनल वायलेंस फैला रही है, तो उसको भी यहां पर इस तरीके की कैटेगरी में रखा जाएगा कि उसको हम लोग ये बेसिकली जो फंड मिलता है वो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। इसी के साथ में जो भी एनजीओ होगी यहां पर उसको नेशनलाइज या फिर प्राइवेट बैंक में अपने आप का जो भी यहां पर एक तरीके से जो पैसा आना जाना है उसका सारा एक रियल टाइम में इंफॉर्मेशन यहां पर बेसिकली गवर्नमेंट तक पहुंचानी है, पूरा उसका एनालिसिस किया जाएगा। क्योंकि पता चला रातों रातों उसमें कई सारे लाखों मिलियन पैसे आ गए और कल उन्होंने बांट दिया और पूरी कंट्री में दंगे करा दिए, बोला कि यहां पैसे देंगे ये करना स्टार्ट कर दो, तो ये सिचुएशन आप लोग यहां पर देखने को मिलेगी। तो ये काफी ज्यादा जरूरी है कि आप लोग इन सब चीजों को ध्यान में रखो, ये क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं, ये इसका बेसिक है यहां पर ये, ठीक है। तो इसके बारे में अब आर्टिकल के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल में क्या बात की जा रही है? आर्टिकल में यहां पर ये बोला जा रहा है, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया ना एफसीआरए के बारे में, कि गवर्नमेंट जो है कई बार इसको अननेसेसरी यूज करती है। गवर्नमेंट के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, गवर्नमेंट के खिलाफ कोई बोल रहा है, अगर यहाँ किसी गवर्नमेंट ने कोई गलत काम कर दिया तो गवर्नमेंट उसके चलते भी यहाँ पर गलत तरीके से इसको लेकर चलती है। तो अमेंडमेंट की बात की जा रही है एफसीआरए में, ड्राफ्ट विदाउट कंसल्टिंग, यानी कि एक तरीके से इसमें अमेंडमेंट किया जा रहा है बिना कंसल्टेशन जो स्टेक होल्डर हैं, तो उसको लिमिटेड टाइम पीरियड डिस्कशन के साथ में पार्लियामेंट से पास कराया जा रहा है। जैसे मैंने भी आप लोगों को दिखाया ना, बहुत सारे बिल थे इकट्ठा करके पास करा के ताला लगा के चल दिए। तो रीजन क्या है? रीजन ये कि फुल मेजोरिटी है तो इसलिए अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। तो ये काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि इन सब चीजों के बारे में थोड़ा सा हम लोग भी समझे कि क्या सही है और क्या गलत है। तो सिविल सोसाइटी या फिर ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशन और रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, इसके बारे में जो फंडिंग है उसके बारे में बात की जा रही है कि सही तरीके से नहीं हो रही है।
गवर्नमेंट यहां पर क्या बोल रही है? गवर्नमेंट यहां पर ये बोल रही है कि एक्चुअली यहां पर जो फॉरेन इन्फ्लुएंस ज्यादा देखने को मिल रहा है, इस तरीके से हमारी कंट्री में गलत हाथों में पैसा जा रहा है, तो ये कंडीशन यहां पर निकल कर आ रही है। और हमारी कंट्री में जो आज के डेट में गवर्नमेंट बना रखी है वो बीजेपी पार्टी ने बना रखी है, तो उसके द्वारा ये भी बोला गया कि जो रिलीजियस कन्वर्जन देखने को मिल रहा है हमारी कंट्री में, उसमें भी काफी ज्यादा बढ़ोतरी ये कर रहे हैं। यानी कि एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में लोगों को कन्वर्ट कराने का भी काम यहां पर कई सारी एनजीओ के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें अमेरिकन क्रिश्चियन जो यहां पर चैरिटी है, इसी के साथ में कंपनसेशन इंटरनेशनल है, इनको एक्यूज किया गया है कि हमारी कंट्री में कन्वर्जन को सपोर्ट कर रही है, यानी कि एक धर्म से दूसरे धर्म में जो लोग कन्वर्ट हो रहे हैं उसको सपोर्ट करती हुई यहां पर ये नजर आ रही है, उसको फैसिलिटेट कर रही है। तो इसलिए यहां पर इन सब चीजों से अगर कोई एनजीओ दूर रहती है रिलीजियस प्रोपोगेशन से, कन्वर्जन से, तो ये भी काफी ज्यादा जरूरी है। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर बोली जा रही है, जिसके बारे में मैंने आप लोगों से आर्टिकल भी डिस्कस किया था। मान लीजिए आज के डेट में आप लोग कोई बोले आप लोग सिगरेट पीते हैं और आप लोगों को सिगरेट छोड़नी है, तो ई सिगरेट पीना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो इनडायरेक्ट वे में क्या किया जा रहा है कि ई सिगरेट की जो मार्केट है उसको बढ़ाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। तो कई सारी एनजीओ, कई सारी जो लॉबी है वो इस फील्ड में काम करती है। तो इसका मतलब यह है कि अगर किसी को ई सिगरेट की आदत पड़ गई है, अब पूरी जिंदगी इनकी सिगरेट यहां पर मार्केट में जाती रहेंगे और एक बिजनेस बन जाएगा इनका। इसीलिए इनका बेसिक फोकस रहता है कि जितनी जल्दी उम्र में कोई बच्चा, कोई इंसान जो है वो सिगरेट पीना स्टार्ट कर दे, तो उनका लाइफ टाइम एक तरीके से कस्टमर बन चुका है वो। तो इसका फोकस ये रहता है, इसलिए बच्चों को ज्यादा से ज्यादा यहां पर इस कैटेगरी में डालने की कोशिश इनके द्वारा की जाती है, ताकि उनकी मार्केट बहुत अच्छी चलती रहे। तो अगर इस फील्ड में भी कोई फॉरेन अगर इन्वेस्टमेंट आ रहा है जो इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, तो 2017 में इनके द्वारा बोला गया था कि इसको भी यहां पर रोकने की कोशिश की जाती है, ठीक है। कई बार यहां पर लेकिन इसके अपोजिट में चीजें देखने को मिलती है। आखिर गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट देखती है कि कोई इन्वायरमेंट में अगर गवर्नमेंट कुछ काम कर रही है उसके खिलाफ बोल रहे हैं, ह्यूमन राइट के लिए अगर कोई बात कर रहा है गवर्नमेंट अगर कुछ गलत बोल रही है, सिविल लिबर्टी के लिए अगर कोई बात कर रहा है गवर्नमेंट कुछ गलत कर रही है, तो गवर्नमेंट ऐसी एनजीओ को बहुत पकड़ती है। यानी कि वो क्या काम करते हैं, वो यहां पर ऐसी एनजीओ को पकड़ते हैं जो लगता है कि गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठा रही है, अगर गवर्नमेंट कुछ गलत कर रही है तो यहां पर। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट पता है क्या है? ऐसे टाइम पर आप लोगों को चाहे कोई बीजेपी हो चाहे कोई कांग्रेस हो, ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे नजर आएंगे, आप लोगों को एक थाली में खड़े हुए नजर आएंगे। जब भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सैलरी बढ़ानी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की अगर मतलब डोनेशन के बारे में बात करनी है, उससे रिलेटेड कोई बिल होता है ना, आप लोगों को देखने को मिलेगा कभी अपोज नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ मिलते हुए नजर आएंगे, गले मिलते हुए, ठीक है। तो ये कंडीशन है। और वैसे भी आप लोग पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर लड़ते रहते हो, बीजेपी का सपोर्टर हूं, कांग्रेस का सपोर्टर हूं, बैकग्राउंड में जाकर देखोगे ना तो आप लोगों को आश्चर्य होगा जानकर कि इनके फैमिली रिलेशन ऐसे हैं, इतने तो आप लोग अपने यार दोस्तों के साथ में नहीं होंगे, इनके रिश्तेदारी आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है, एक दूसरे के साथ में। जैसे आप लोग राजस्थान में ही देख लीजिए, अलग अलग पार्टी में बैठे हुए हैं, मतलब अलग अलग पार्टी में बैठे हुए हैं एक ही परिवार के आदमी, तो ऐसी कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं। तो ये सारे रिलेशन होते हैं, एक दूसरे के साथ में रिश्तेदारी होती है इनकी, बस जनता को क्या दिखाते हैं कि भैया हम दुश्मन है, और जैसे ही कैमरा हटा सामने से तुरंत ही एक दूसरे गले मिलते आते हैं नजर, तो ये सिचुएशन देखने को मिलेगी। तो जनता का बेवकूफ बनाया जाता है मैक्सिमम पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा, और अच्छा भी है, जब बेवकूफ बनना पसंद है जनता को तो बनाएंगे भैया। अंग्रेज बना के गए 200 साल तक, क्यों? क्योंकि राजा रजवाड़ों को बेवकूफ बनना पसंद था, अब ये बना रहे हैं क्यों? क्योंकि आप लोगों को बेवकूफ बनना पसंद है। तो गलत क्या है? अगर सामने वाले का कोई है काटने वाला तो काटेंगे, तो इसी तरीके से अगर आप लोग अवेयर नहीं है तो ये काफी ज्यादा बड़ा चांस है कि आप लोग की इस तरीके से कंडीशन देखने को मिलती है। तो यहां पर ये सिचुएशन नजर आती है कि जब फॉरेन कंट्रीब्यूशन की बात की गई थी तो बीजेपी और कांग्रेस एक साथ में आ गई, उन्होंने एफसीआरए को बाईपास कर फंड लेने की कोशिश की एक तरीके से अपनी पॉलिटिकल इनिशिएटिव्स के लिए। हालांकि आगे चलकर कोर्ट में मैटर पहुंचा और फिर चीजें जो है वो एक अलग मैटर में आ गई। ये सारा डिस्कशन मैंने एफसीआरए वाली जो वीडियो डिटेल में बनाई थी ना, उसमें आप लोग देख लीजिएगा, उसमें मैंने पूरा इसी के बारे में डिस्कस किया है, किसको मिलना चाहिए किसको नहीं मिलना चाहिए, क्या क्या कंडीशन है, सारा डिटेल में, ठीक है। तो फिर से यहां पर डिस्कस करूंगा तो फिर से ये वीडियो और ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो उसको देख लीजिएगा। टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगा और लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, या फिर गूगल में या फिर यूट्यूब में जाकर आप लोग सर्च कर लीजिएगा एफसीआरए बाय वीर, तो तुरंत आप लोगों को वीडियो खुलकर आ जाएगी, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा। तो थाउजेंड्स ऑफ एनजीओ ऐसी हैं जो आज के डेट में काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रही है, और खासकर वो जो सोसाइटी में एक गरीब सेक्शन के लिए काम कर रही है, तो उनके ऊपर यहां पर ये गाज गिरती है। इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट के द्वारा भी यहां पर बोला गया है कि वैसे तो आप लोग कई सारी बड़ी बड़ी बातें करते हो, जैसे कि अभी यहां पर बात की जा रही है हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर जी के बारे में कि वासुदेव कुटुंबकम के बारे में बात करते हैं, यानी कि पूरा संसार एक है, पूरा संसार एक तरीके से ऐसी बातें यहां पर करते हैं। तो ये सारी बातें यहां पर की जाती है इनके द्वारा। तो ये क्या कंडीशन यहां पर देखने को मिलती है, सिचुएशन यहां पर ये निकल के आती है कि आज की डेट में बोला कुछ जा रहा है और किया कुछ जा रहा है, तो ये काफी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वासुदेव जो कुटुंबकम है, इसके बारे में मैंने आप लोगों से टेलीग्राम पर शेयर किया है, तो उसको जाकर पढ़ लीजिएगा। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि उसके बारे में कि क्या क्या इसका मतलब है, यहां पर कौन से उपनिषद में आता है, कौन से वेद में यहां पर आता है, इस वर्ड का मतलब क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं वहां पर शेयर करते रहता हूं।
जो छोटी छोटी चीजें जब पढ़ता हूं ना, मुझे लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं, ठीक है, तो उनको वहां पे डाल देता हूं, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो यहां पर बात करें पेंडेमिक के बारे में, तो जो पेंडेमिक है आज के डेट में वो तो जरूरी है कि हम लोग मिलकर काम करें, तो इन सब चीजों से हम लोग निकल पाएंगे। पर लेकिन ग्लोबल कम्युनिटी, आज के डेट में हम लोग बोलते हैं ग्लोबल कम्युनिटी बिना बॉर्डर के मिलकर काम करेंगे तो हम लोग इन्वायरमेंट पोल्यूशन का सोल्यूशन निकाल पाएंगे, साइबर सिक्योरिटी का सोल्यूशन हम लोग निकाल पाएंगे। इसी के साथ में अगर आज के डेट में बात करें ऑल ओवर वर्ल्ड में न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट करना है, उसके बारे में हम लोग सोल्यूशन निकाल पाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये पेंडेमिक कोरोना वायरस का सोल्यूशन निकाल पाएंगे। तो ये सारी चीजें तभी पॉसिबल हो पाएंगी जब बाउंड्री का जो मुद्दा है उसको हम लोग थोड़ा साइड में करें, एक दूसरे कंट्री से हटकर, क्योंकि पोल्यूशन अगर फैल रहा है वो ये नहीं देखता है कि इंडिया में फैलना है पाकिस्तान में फैलना है, वो तो सबको पोल्यूट करेगा एक साइड से लेकर, ठीक है। तो ये सारी चीजें जरूरी हैं। पर लेकिन यही बहुत बात बोल रहे राइटर कि गवर्नमेंट बोल कुछ रही है और कर कुछ रही है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खुद बोलता है यहां पर कि राइट है लोगों को कि कम से कम अगर कोई गरीब सेक्शन है उनकी कोई हेल्प करे, इस तरीके से एनजीओ मिलकर काम कर सकती हैं। पर लेकिन वो सारी चीजें एग्जैक्टली ग्राउंड लेवल पर अपोजिट देखने को मिल रही है। तो इनडायरेक्ट मैं बोलूं तो राइटर जो है गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, एफसीआरए के नाम पर गवर्नमेंट जो है चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है ये थोड़ी सी बातें हैं, हालांकि ज्यादा बड़ा आर्टिकल नहीं है, सारी घुमा फिराकर एक ही बात बोली गई है। और वो सारी जो बात बोली गई है वो मैं आप लोगों को यहां पर इस वाली स्लाइड में बताता हूं। सप्लाई चेन जब होती है तो सप्लाई चेन में कई सारी चीजें देखने को मिलती है, ठीक है। सबसे पहले तो एथिकल सोर्सिंग के बारे में बात की जा रही है, यानी कि जिस तरीके से आप लोग देखते हैं कई बार क्या करते हैं हम लोग, जैसे कि एक तरीके से अपना एयर वाटर या फिर वाइल्ड लाइफ के बारे में बात करते हैं तो उनको ध्यान में न रखते हुए बस अपने डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करते हैं। हम लोग कोई फैक्ट्री लगानी है, भले ही पानी पूरा पोल्यूट हो जाए, भले ही कितना एयर पोल्यूशन हो जाए, पर फैक्ट्री लगानी है, तो वो सारी चीजें आप लोग को ध्यान में रखकर थोड़ी चलनी पड़ेगी, ठीक है। इसी के साथ में मैन्युफैक्चरिंग के बारे में जब बात करते हैं तो उसमें अगर हम लोग बात करें तो वर्कर, कंज्यूमर या फिर इन्वायरमेंट, इन सब के बारे में ध्यान रखना चाहिए, इनकी सेफ्टी के बारे में ध्यान रखना चाहिए, वो हम लोग नहीं रखते हैं। पैकेजिंग के बारे में बात करें तो पैकेजिंग कम से कम ऐसी होनी चाहिए ताकि एक तरीके से इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, रिसाइकिल उसको किया जाए, वो भी आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। तो ये काफी ज्यादा जरूरी है सप्लाई चेन के लिए। अगर बात करें ट्रांसपोर्ट के बारे में तो ट्रांसपोर्ट भी क्लीन होना चाहिए, रिन्यूएबल एनर्जी पर चले या फिर बायोफ्यूल पर चले, तो देखने को मिलेगा खासकर सीएनजी वगैरह पर चीजें चले तो इन्वायरमेंट को कम नुकसान पहुंचाएगी, तो वो बात की जा रही है यहां पर। पॉइंट ऑफ सेल के बारे में आप लोग बात कर सकते हैं, ठीक है, कि किस तरीके से यहां पर चीजें जो यूज की जा रही है, खासकर केमिकल, जो खासकर मैन्युफैक्चरिंग जो चीजें होती हैं उनसे आप लोग बचे। तो मतलब हर एक लेवल पर कस्टमर किस तरीके से यूज करे, आइटम रीयूज यहां पर होना चाहिए, रिसाइकिल यहां पर होना चाहिए कस्टमर के हैंड से अगर बात करें, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग यहां पर समझनी पड़ेंगी। तो एक तरीके से इनडायरेक्ट वे में बोला जाए तो आज की डेट में अगर आप लोग ऐसा कर रहे हैं कि रिसाइकिल कर रहे हैं, रीयूज कर रहे हैं, ठीक है, उसी को फिर घुमा फिराकर जो चीजें हैं वो एक तरीके से इस तरीके से चल रही है कि हाँ कम से कम रिसोर्सेज का यूज करके इफेक्टिवली आप लोग चीजों को कर पा रहे हैं, तो वो इन्वायरमेंट के लिए काफी ज्यादा जरूरी है और उसी पर फोकस देने की बात यहां पर की जा रही है। तो बोला जा रहा है कि सप्लाई चेन पर काफी ज्यादा फोकस हम लोग को देना पड़ेगा अगर इन्वायरमेंट को हम लोग को साफ सुथरा रखना है तो, ठीक है। कई सारी जो फिल्म है वो यहां पर रिलेक्टेंट रहती है इस सारे काम को करने में, पर लेकिन जरूरी है कि इसको करें, इकोनॉमिक बेनिफिट को ध्यान में रखते हुए काम बाद में सोचिए, पहले जरूरी है कि इन्वायरमेंट को भी आप लोग ध्यान में रखिए, ठीक है। कई सारे ऐसे हैं कि चीजों को सपोर्ट करते हैं, जैसे लेजिस्लेशन के पॉइंट ऑफ से आगे लेकर चल रहे हैं, इंडस्ट्री और गवर्नमेंट के भी कमिटमेंट आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो ये भी काफी ज्यादा जरूरी है। तो इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी के लिए जरूरी है यहाँ पर कि हम लोग चीजों को ढंग से लेकर चलें, ठीक है। एक तरीके से ग्रीनर प्रोडक्ट हम लोग को बाय करना चाहिए, हजार्ड्स जो मेटेरियल है उनको हम लोग को अवॉइड करना चाहिए जितना ज्यादा हो सके, एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन पर काम करना चाहिए। मान लीजिए घर से बाहर निकल रहे हैं, एसी कूलर फ्रिज तो नहीं, खैर एसी कूलर पंखे वगैरह थोड़ा बंद करके निकलिए, ठीक है। इसी के साथ में वेस्ट रिडक्शन में आप लोग काफी बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, तो इनके ऊपर अगर आप लोग ध्यान देकर चलेंगे तो ये काफी ज्यादा एक अच्छा इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। तो पूरे आर्टिकल में घुमा फिराकर वही बातें बोली गई कि कैसे आप लोगों को रिसाइकिल करना है, कैसे आप लोगों को रीयूज करना है ताकि जो प्रोडक्ट है उसका इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन किया जा सके बिना इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाए हुए। तो ये सारे पॉइंट घुमा फिरा के बोले गए हैं यहाँ पर, तो आप लोग भी रियल लाइफ में इसको अपनी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो काफी फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो मैं आप लोगों से कई बार डिस्कस कर चुका हूं, फिर से एक ओवरव्यू दे देता हूं। हमारी कंट्री में भी 3 फार्म बिल आप लोगों को देखने को मिले, तो उन फार्म बिल के बारे में बात की जा रही है। तो वे फार्म बिल क्या किसानों के लिए सही है? विल द फार्म बिल्स बेनिफिट फार्मर्स? तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों के सामने, अगर लिखना चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं, बाकी मैं आप लोग यहां पर एक ओवरव्यू देता हूं। हमारी कंट्री में भी 3 ऑर्डिनेंस थे, उनको बिल बनाकर, एक्ट बनाकर पास किया जा रहा है, तो ये अभी इसकी वजह से प्रोटेस्ट कंट्री में देखने को मिला। तो फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड जो यहां पर कॉमर्स, ये है प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस, तो इसको एक्ट बनाया गया। दूसरा यहां पर जो फार्मर इंपावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस
एंड ये फार्म सर्विस ऑर्डिनेंस 2020, तो ये निकल कर आया सामने। दूसरा यहाँ पर इसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020। तो ये जो तीनों एक्ट यहाँ पर किसानों को किसी न किसी तरीके से कुछ ना कुछ चीजें चेंज करने के लिए हमारी कंट्री में लाए जा रहे हैं। तो सबसे ज्यादा जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो यहाँ पर इसके लिए चल रहा है, और इसके लिए जो प्रोटेस्ट है वो 4 पॉइंट पर यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। सबसे पहला जो पॉइंट है यहाँ पर वो है ट्रेड एरिया। ट्रेड एरिया आप लोगों ने एपीएमसी मार्केट के बारे में सुना होगा, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। ये एपीएमसी मार्केट को मोटे मोटे शब्दों में आप लोगों ने सुना होगा, मंडी बोलते हैं इनको। तो मंडी के अंदर जो किसान सामान ले जाकर बेचता है, इसी के पैरेलल में एक एरिया बनाया जा रहा है जिसको ट्रेड एरिया बोला जा रहा है, एपीएमसी के अलग। यानी कि किसान अब ट्रेड एरिया में भी जा सकता है और यहां पर भी जा सकता है। तो देखिए किसानों के पॉइंट ऑफ से अगर मैं बहुत बात बोलूं यहां पर, तो किसानों के पॉइंट ऑफ से उनके पास में ऑल्टरनेटिव हो गया। पहले तो उनको यहीं जाकर अपना भाव मिलता था, अब वो यहां पर भी जाकर उनको एक तरीके से ऑल्टरनेटिव अपने सामान बेचने का एरिया मिल चुका है। पर लेकिन कंसर्न क्या है? कंसर्न यहां पर यह है कि एपीएमसी मार्केट जो है वो खत्म हो जाएंगे जिस पैटर्न में इसको बनाया गया है। इसमें बोला गया कोई फीस वगैरह नहीं लगेगी, कोई बिचौलिया वगैरह नहीं रहेगा, कई सारी ऐसी चीजें देखने की कोशिश की जा रही है। तो इससे क्या होगा, कल को एपीएमसी मार्केट खत्म हो जाएगी, और एपीएमसी मार्केट अगर कल को खत्म हो जाती है तो कल को ये ट्रेड एरिया जो है यहाँ पर सारे आप लोगों को प्राइवेट प्लेयर नजर आएंगे। तो वो कल को क्या कर सकते हैं, कल को किसानों को अपने हिसाब से सोच सकते हैं कि अपने हिसाब से इनको अपना माल खरीदना है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम निकल कर आएगी। और उदाहरण के तौर पर आप लोग मेंशन भी कर सकते हैं बिहार के बारे में। बिहार में एपीएमसी मार्केट नहीं है, तो बिहार में आज के डेट में अगर किसी को प्रोडक्ट बेचना है ना, तो एमएसपी प्राइस जो है इनका मिनिमम सपोर्ट प्राइस हमेशा उससे नीचे ही इनको यहाँ पर भाव मिलता है। ये काफी बड़ी प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिलेगी। यानी कि सामने वाला तो प्राइवेट प्लेयर है, तो अपने हिसाब से अपने फायदे के लिए खरीदेगा। तो ये काफी बड़ी प्रॉब्लम है जिसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दूसरा ट्रेडर, जब मंडी में आप लोग जाते हैं इनके पास में लाइसेंस रहता है, प्रॉपर वे में कल को कुछ गलती होती है तो पकड़ा जा सकता है इनको। यहां पर ट्रेडर बोला गया यहां पर इस एक्ट में कि ट्रेडर वो होंगे जिनके पास में पैन कार्ड है। यानी कि अगर तुम्हारे पास में पैन कार्ड है तुम जाकर किसानों को कुछ भी सामान खरीद सकते हो, पर लेकिन कल को इनको पकड़ेंगे कैसे, किस तरीके से, इनके ऊपर कोई ओब्लिगेशन नहीं रहेगा। यहां तो ये एजेंट रहते हैं, इनके ऊपर ओब्लिगेशन रहता है, इनको लाइसेंस दिया जाता है, उनको कैंसिल हो सकते हैं। पैन कार्ड थोड़ी ना कैंसिल करोगे तुम, ठीक है। तो ये एक तरीके से और फ्री हैंड इनको दे दिया गया है, और ज्यादा लार्ज स्केल पर ये फार्मर को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, और इनको एक तरीके से कंट्रोल करना भी थोड़ा मुश्किल होगा। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन की बात की जा रही है, एक मैकेनिज्म बनाई जा रही है कि यहां पर फाइनल डिसीजन दिया जाएगा। अगर कल को यहां पर किसानों के फेवर में कोई डिसीजन नहीं आ रहा है तो उनके पास में ऑल्टरनेटिव नहीं है कि वो कहीं और जाकर उसको मैटर को जाकर लगा सके। तो इसलिए भी यहां पर फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि कम से कम वो यहां पर सिविल कोर्ट में जाकर मैटर को दिखाएं, यार कुछ तो ऐसा करो। तो वो भी यहां पर देखने को नहीं मिल रहा है। इसी के साथ में मार्केट फी की बात की जा रही है। एक मार्केट फी होती है, वो भी यहां पर जो बेसिकली मंडी के अंदर जो है लगती है, वो ट्रेड एरिया में नहीं लगेगी। तो ये भी एक यहां पर बोला जा रहा है। तो किसानों का बेसिकली क्या एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि क्या उनके मन में चल रहा है कि वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात तो यहां पर है, उनके मन में एक अनसर्टेनिटी आ रही है। गवर्नमेंट ने बोला था कि जीएसटी हम लोग लेकर आएंगे और अगर कुछ भी नुकसान होगा तो स्टेट को तो हम लोग इसकी भरपाई करेंगे, पर लेकिन गवर्नमेंट साफ साफ नाट गई है। अभी गवर्नमेंट बोल रही है उनको कि ये तो मार्केट से आप लोग पैसा उठा लो आरबीआई की हेल्प से, या फिर आरबीआई से लोन ले लो। तो यानी कि अपने हाथ खड़े कर दिए गवर्नमेंट ने। इसकी क्या गारंटी है अगर कल को यहां पर ये सारी चीजें होती है कि एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो यहां पर बंद नहीं होगा। पहली बात, इसकी क्या गारंटी है कल को एपीएमसी अगर बंद होती है तो यहां पर जो गवर्नमेंट है वो कंटिन्यूअसली यहां पर किस तरीके से इसे सपोर्ट करिए, ऐसे सपोर्ट यहां पर करती रहेगी। तो कोई गारंटी नहीं है यहां पर, ठीक है। तो इसलिए यहां पर फार्मर जो है वो सड़कों पर आकर यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और लाजमी भी है क्योंकि कोई एश्योरेंस तो मिले उनको यहां पर। अगर इंडायरेक्ट वे में बोलूं, अगर सारी जिस तरीके से गवर्नमेंट बोल रही है उस तरीके से काम करती रहे तो किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है अगर उस तरीके से आप लोग देखकर चलें। पर लेकिन देखना और दिखाना, वो नहीं कहते कि एक तरीके से हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने कुछ और, अगर वो वाली कंडीशन बन जाए तो जीएसटी के साथ में कंपेयर करें तो फिर कंडीशन कुछ और देखने को मिलेगी। इसी के साथ में चलिए कुछ एक्स्ट्रा भी बातें बता देता हूं। आज की डेट में नॉर्थ कोरिया जो है वो इतना सतर्क कैसे हो रहा है, वो यूएसए के साथ में अपने रिलेशन क्यों नहीं अच्छे कर पा रहा है, क्योंकि उसको पता है कि यूएसए जिसके साथ में रिलेशन अच्छे कर रहा है उसको सप्रेस कर रहा है। ईरान वाला उदाहरण उसके सामने है। अगर बराक ओबामा जी की बात करें, उन्होंने जद्दोजहद करके P5+1 की डील साइन की, ठीक है। यहां पर क्या हुआ, डोनाल्ड ट्रंप साहब इससे बाहर निकल गए तो ईरान की कंडीशन खस्ताहालत हो गई। ऊपर से इनके रिलेशन इतने बर्बाद हो चुके हैं आज के डेट में, जैसे कि ईरान को हर जगह सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है यूएसए, इजराइल के साथ मिलकर, सऊदी अरेबिया के साथ मिलकर। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है उन्होंने काम सारा आकर चेंज कर दिया। तो पहले तो ईरान की जनता को विश्वास होता कि चीजें सुधर रही हैं, पर अब फिर क्या हुआ, अब धोखा मिल गया। अब यहां पर नॉर्थ कोरिया के लीडर जो है वो फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। उनको पता है कल को ऐसा हो सकता है, ईरान वाली कंडीशन तुम्हारे साथ में हो सकती है, लीबिया वाली कंडीशन तुम्हारे साथ में हो सकती है, कल को तुमको उठाकर मार दिया जाए, फांसी चढ़ा दी जाए कि यहां पर डेमोक्रेसी लानी है, इसलिए हम लोगों ने काम किया है। तो यही बात किसान बोल रहे हैं कि कल को अगर आप लोगों ने यहां पर अभी चेंज कर दी सारी चीजें और कल को आप लोग बोलने लगे कि भाई हम तो एमएसपी भी नहीं देंगे और जैसा प्राइवेट चाहते हैं उनके हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा, तो हम लोग कहां जाएंगे, किसका दरवाजा खटखटाएंगे, उसके बारे में भी तो कोई बात करो। तो वो यहां पर इसके तरीके से कंसर्न है उनका, जिसको लेकर वो काफी ज्यादा चिंतित हैं, ठीक है।
तो ये था पूरा आर्टिकल। आई होप कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और FCRA वाली वीडियो जरूर देखिएगा। वीडियो के एंड में भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, या फिर उसको लिंक मिल जाएगा वीडियो के नीचे भी, ठीक है। मैंने आप लोगों से यहाँ पे मोलुका जो सी है उसके बारे में पूछा था, बोला जा रहा है पैसिफिक ओशन में। दूसरा बोला गया था यहाँ पर ये इंडोनेशिया के जो आइलैंड है यहाँ पर, ठीक है। तो सेलिबीज जो वेस्टर्न एरिया में देखने को मिलेगा, इसी के पास में ये हलमारा, ठीक है, तो ये ईस्ट में देखने को मिलेगा, और सुला आइलैंड यहाँ पर ये साउथ में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये है बेसिकली जिसका नाम रखा गया यहाँ पर मुलुका सी, ठीक है। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है? ए में बोला गया 1, बी में 2, सी में बोला गया बोथ, डी में बोला गया नाइदर 1 नॉट 2। सही आंसर क्या है? सही आंसर है सी, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। टोटल इसका एरिया भी देखने को मिलेगा तो लगभग 77,000 स्क्वायर माइल देखने को मिलेगा। एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों को दिखाता हूं मैं कहां पर है। एग्जैक्ट लोकेशन है यहां पर, ठीक है। ये है इसकी एग्जैक्ट लोकेशन जिसके बारे में यहां पर बात की जा रही है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा। ये इंडोनेशिया वाला एरिया हो गया, अपनी कंट्री कंपेयर में अगर आप लोग देखेंगे तो ये हो गया अपनी कंट्री, और यहां पर ये इंडोनेशिया वाला रीजन हो गया, ओके। तो इस पर्टिकुलर एरिया में बात की जा रही है। ये था आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को इससे जरूर फायदा हो रहा होगा। पीडीएफ यहां से जाकर डाउनलोड कर लेना, और भी कई सारी चीजें बाकी जो ये भी शेयर कर दूंगा, वीडियो वगैरह भी वहां पर, यहां से आप लोग देखते हैं, या फिर सर्च कर लीजिएगा FCRA बाय वीर, और टेस्ट जरूर दीजिए अच्छे से। जो भी अटेम्प्ट करते हैं अपना जो स्कोर जरूर लिखिए, शर्माना नहीं है, ठीक है, भले ही कैसा भी क्यों ना हो। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।